गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फर्स्ट ग्लोबल टैक्स टू डीकार्बनाइज शिपिंग सेक्टर। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और 62 अदर कंट्रीज़ ने वर्ल्ड के फर्स्ट एवर ग्लोबल कार्बन टैक्स के फेवर में वोट किया है शिपिंग इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में। यूनाइटेड नेशंस की शिपिंग एजेंसी के थ्रू ये जो है प्रपोजल आया है। तो इंडिया जो है उसने 62 अदर कंट्रीज़ को ज्वाइन किया है। वर्ल्ड का फर्स्ट एवर ग्लोबल कार्बन टैक्स इम्पोज किया जाएगा शिपिंग इंडस्ट्री पे। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन बेस्ड जो है वहाँ पर ये एग्रीमेंट जो है वो अचीव किया गया है। एक सिग्निफिकेंट स्टेप है ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज में। तो कमर्शियल शिपिंग आपको पता है कि 3% लगभग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी अभी तक ये ग्लोबल क्लाइमेट पैक्ट्स के स्कोप से बाहर था। तो अब इसमें कार्बन प्राइसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मतलब या तो आप क्लीनर फ्यूल टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करो या फिर आप पेनल्टी पे करो एमिशंस की इंटेंसिटी पर। तो शिप्स को लगभग $100 से लेके $380 पर टन ऑफ CO2 एमिशंस पे करना होगा, और इससे लगभग $40 बिलियन का रेवेन्यू बाय 2030 जनरेट होगा, जो कि आगे मैरीटाइम सेक्टर को डीकार्बनाइज करने में री इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इंडिया ने चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, EU, नॉर्वे, जापान, सिंगापुर के साथ मिलकर इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है। तो इससे एक ग्रोइंग इंटरनेशनल कंसेंसस बन रहा है कि कैसे डीकार्बनाइज करना इंपॉर्टेंट है मैरीटाइम ऑपरेशंस को। तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया, UAE, रशिया, वेनेजुएला, इन्होंने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया है। US ने एब्सटेन किया है इसमें वोट करने से। तो ये एग्रीमेंट एक बोल्ड स्टेप है जो कि क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने में हमें हेल्प करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो शिपिंग एमिशंस हैं वो सिर्फ 10% रिड्यूस होंगे बाय 2030 इसके थ्रू। जो रेवेन्यूज़ हैं और वो सिर्फ मैरीटाइम सेक्टर को ही एलोकेट किए जाएंगे। तो ब्रॉडर जो क्लाइमेट अडेप्टेशन या मिटिगेशन एफर्ट्स का जो एजेंडा है उसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या टाइनी आइलैंड्स हैं वो डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है उसे ब्रॉडर क्लाइमेट फाइनेंस में सपोर्ट देने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। तो वानुआतू जैसी कंट्रीज़ जो है वो कह रही हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं फॉलो की गई है इस रेजोल्यूशन में। पॉलिसी का फेलियर ये रहेगा कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गोल है अंडर पेरिस एग्रीमेंट, उसको भी ये कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। तो रोड अहेड यही है कि मैकेनिज़म्स बनाने ज़रूरी हैं रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के, एमिशंस की वेरिफिकेशन करना, कंप्लायंस ट्रैकिंग जो है, इससे रिलेटेड जो भी आपके मैकेनिज़म्स हैं वो भी नेगोशिएट होने बाकी हैं। तो एक एम्बिशियस और इंक्लूसिव अप्रोच फॉलो करना आगे के नेगोशिएशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, टाइमलाइन फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट फॉर स्टेट बिल्स। टॉपिक गवर्नेंस पॉलिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है टाइमलाइन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कि वो जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो बिल्स होंगे जो गवर्नर रिजर्व रखते हैं उसके ऊपर एक टाइमलाइन के अंदर आपको फैसला लेना होगा, अदरवाइज़ वो असेंटेड बिल्स माने जाएंगे। तो आर्टिकल 201 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अलाउ करता है कि गवर्नर जो है एक रिजर्व कर सकते हैं किसी बिल को जो स्टेट असेंबली है, जिसको आप लेजिस्लेचर कहते हो, प्रेसिडेंट्स के रिकन्सिडरेशन के लिए अगर वो बिल रखा गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं बताया है प्रेसिडेंट को कितने टाइम में एक्ट करना है। तो इसकी वजह से जो है इनऑर्डिनेट डिलेज हो जाते हैं, बिल्स बहुत लंबे टाइम तक, मंथ्स या कई बार ईयर्स तक जो है वो प्रेसिडेंट के पास रह जाते हैं। तो उससे जो है फिर टेंशंस हो जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर के बीच में, पॉलिटिकल और लीगल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो ये रूलिंग कब आई है? जब तमिलनाडु के गवर्नर का डिसीजन जो नवंबर 2023 का था कि 10 बिल्स जो हैं वो प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशंस के लिए रखे गए, लेकिन उन पर फैसला नहीं लिया गया। तो एपेक्स कोर्ट, जिसमें कि बेंच थे जस्टिस JB पार्दीवाला और R महादेवन का, उन्होंने डिक्लेयर किया कि गवर्नर का एक्शन इलीगल और अनवारंटेड है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो हैं जैसे कि प्रेसिडेंट जो हैं वो इम्यून नहीं है जुडिशियल स्क्रूटनी से, तो उसकी वजह से जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को डिसरप्ट नहीं कर सकते या डिले नहीं कर सकते। तो जजमेंट ने एम्फेसाइज़ किया है कि रीज़नेबल टाइम होना चाहिए अपहोल्ड करने के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, और ऐसा नहीं है कि आप इनऑर्डिनेट डिले करोगे तो उससे जो लेजिस्लेटिव जो सोवरेनिटी है वो हर्ट होती है। तो एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टिपुलेट किया है कि प्रेसिडेंट को है विद इन 3 मंथ्स जो है ये बिल पर एक्शन लेना होगा। अगर वो नहीं लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट रीजंस बताने होंगे कंसर्न स्टेट को राइटिंग में। और ये डिसीजन कैसे लिया गया है कि ऑफिस मेमोरेंडम्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो इंट्रोड्यूस किए थे 2016 में, जिसमें टाइमलाइंस दिए गए थे लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के या फिर अर्जेंट ऑर्डिनेंसेस के, उसी को ही फॉलो किया गया है कोर्ट द्वारा। रिकमेंडेशंस थी सरकारिया कमीशन की या पंची कमीशन की भी कि डेफिनेट टाइमलाइंस लाई जाएँ ताकि एफिशिएंसी जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस की वो इंश्योर हो सके।
तो ये डिसीजन जो है स्टेप फॉरवर्ड है बैलेंस करने के लिए इंडिया के क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर को अपहोल्ड करने के लिए, ताकि लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी जो है स्टेट असेंबलीज़ की वो अपहोल्ड हो सके। कोर्ट ने कॉशन किया है कि आर्बिट्रेरी इनएक्शन जो है वो फेडरल स्पिरिट को हर्ट करता है। तो अब गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने रीजनेबल टाइमलाइंस में जो है एक्ट करे। और कोर्ट्स ने रीअफर्म की है कि पावर जो है अगर वो कोर्ट्स की अपनी पावर जो है वो रीअफर्म की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ अगर फेल करती हैं अपनी ड्यूटीज़ में तो कोर्ट जो है वो अपनी जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने लेजिस्लेटिव एजेंडास को ग्रेटर क्लैरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ जो है परसू कर सकती हैं। तो प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता था, जिसको हम एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो भी कहते थे, और विद होल्ड करना असेंट को, वो अब साउंड स्पेसिफिक और रिकॉर्डेड रीजंस के साथ फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक मैपिंग। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की, उसमें ये पाया गया है कि 10,000 जो हेल्दी और अनरिलेटेड इंडियंस हैं 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स के, उनका जो जीनोमिक डेटा है वो नेचर जेनेटिक्स जर्नल में पब्लिश किया गया। तो ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जनवरी 2020 का प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें जो है ब्लड सैंपल्स और फिनोटाइप डेटा, जैसे कि आपका हाइट, वेट, वेस्ट सरकमफेरेंस, हिप सरकमफेरेंस, ब्लड प्रेशर, ये सब कलेक्ट किया गया। लगभग 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स ने इसमें जो है वो अपना डेटा दिया है। और होल जीनोम सीक्वेंसिंग लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की गई है डीएनए सैंपल्स पर। और ये प्रोजेक्ट एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था 20 इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें कि आपके सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सब आते हैं। तो सैंपल्स जो है 83 पॉपुलेशन ग्रुप से कलेक्ट किया गया 100+ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल लोकेशन से। पार्टिसिपेंट्स जो है वो आपस में अनरिलेटेड थे ताकि एक्यूरेट एस्टिमेशन हो सके म्यूटेशन फ्रीक्वेंसीज़ की। तो ट्राइबल ग्रुप्स थे, नॉन ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनका डेटा लिया गया। सैंपल जो है वो अलाइन करता है इंडिया की मेजर लैंग्वेज फैमिलीज़ को भी, जो कि कोरिलेट करती हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को, चाहे वो इंडो यूरोपियन रिप्रेजेंटेशन हो, द्रविडियन हो, ऑस्ट्रो एशियाटिक हो, तिब्बतो बर्मन हो। ठीक है। तो 180 मिलियन म्यूटेशंस आइडेंटिफाई की गई, टोटल 130 मिलियन ऑटोसोम्स में, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स में, 50 मिलियन सेक्स क्रोमोसोम्स में। और 98% जो ह्यूमन जीनोमिक डेटा है नॉन कोडिंग रीजन्स का, वो मोस्ट वेरिएंट्स जो हैं उसमें आपको वो यहाँ पर पाए गए हैं। तो लगभग 83 ग्रुप्स जो स्टडी किए गए हैं वो एंडोगेमी प्रैक्टिस करते थे ड्यू टू दो वेरिंग डिग्रीज़ के। लॉन्ग टर्म एंडोगेमी की वजह से जो है पॉपुलेशन स्पेसिफिक यूनिक म्यूटेशंस भी मिली हैं, जो डिसीज़ कॉजिंग जेनेटिक वेरिएंट्स जिसकी वजह से एम्पलीफाई हो रहे हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, मेडिकल इम्प्लीकेशंस अगर हम इसके देखें, फाइंडिंग्स एनकरेज करेंगी कि जेनेटिक जो लिंक्स हैं डिसीज़ के या कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ के इंडियन पॉपुलेशन में, तो उसकी वजह से हम आगे प्रिसीजन मेडिसिन प्रमोट कर पाएंगे, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज बना पाएंगे टेलर्ड, जो कि इंडियन जेनेटिक मेकअप पर होंगी। और अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक टूल्स होंगे अर्ली डिसीज़ डिटेक्शन के, प्रिवेंशन के, मैनेजमेंट के इंडिया में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024 जो है सबमिट की गई है 30th एनिवर्सरी ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के टाइम पर। और ये हाईलाइट करती है जेंडर इक्वालिटी पे क्या प्रोग्रेस हुई है, और गैप्स भी एक्सपोज कर रही है कि जेंडर क्लाइमेट नेक्सस को एड्रेस नहीं किया गया है। तो बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन क्या है, लैंडमार्क ग्लोबल फ्रेमवर्क जो फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन में फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन बाय यूएन के टाइम पर अडॉप्ट किया गया था। 12 क्रिटिकल एरियाज फॉर एक्शन आइडेंटिफाई किए गए, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डिसीजन मेकिंग। डिक्लेरेशन एम्फेसाइज करती है वुमेन्स राइट्स एज ह्यूमन राइट्स, और प्रमोट करती है लीगल और सोशल रिफॉर्म्स ताकि जेंडर इक्वालिटी अचीव हो सके। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के अपने डोमेस्टिक लॉज भी हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पॉश एक्ट, वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन इनकन्सिस्टेंट रही है। तो इंडिया जो है वो कई और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स का भी सिग्नेटरी है जो कि जेंडर इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ICCPR, CEDAW, UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, जो कि एक सब स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर, उसे जो है अप्रूवल दे दिया है। ये एक सब स्कीम है और ये 2025 से 2026 के बीच में रन करेगी। 1600 करोड़ का इसका इनिशियल आउटले है। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में एनहांस करने के लिए मॉडर्नाइज करेगी इरिगेशन वाटर सप्लाई नेटवर्क को, ताकि इरिगेशन वाटर जो है वो डेजिग्नेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स तक पहुंच सके एग्जिस्टिंग कनाल्स और बाकी के वाटर सोर्सेज से।
तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जैसे सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी यूज़ किया जाएगा। बेटर वाटर अकाउंटिंग और मैनेजमेंट करने में हमें ये हेल्प करेंगी टेक्नोलॉजीज़। तो ये स्कीम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अंडरग्राउंड प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन सिस्टम्स जो है उसका इस स्कीम का एक मेजर फीचर होगा, जो कि 1 हेक्टेयर पर फार्म तक एक्सटेंड होगा। तो इसमें इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफ़र जो है वाटर यूज़ सोसाइटीज़ में किया जाएगा, और फिर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये सोसाइटीज़ सपोर्ट रिसीव करेंगी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और हेल्प होगा उनको कनेक्ट करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से। इससे प्रॉफिटेबली इम्प्रूव होगा सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, और एग्रीकल्चर मोर अपीलिंग होगा यूथ के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली रिलीज ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव के। तो ये एक 1000 kg का क्लास ग्लाइड बॉम्ब है, डिज़ाइन और डेवलप किया गया है इंडिजिनसली बाय डीआरडीओ। ये वर्टिकली फॉल करता है आफ्टर रिलीज़, और ग्लाइड बॉम्ब जो है वो इक्विप होते हैं फिन्स और विंग्स से, जो कि अलाउ करते हैं इन्हें ग्लाइड करने के लिए, ग्लाइड फॉरवर्ड करने के लिए थ्रू द एयर टुवर्ड्स द टारगेट। इंपॉर्टेंटली ये ग्लाइड बॉम्ब को एक इंजन की ज़रूरत नहीं होती है, ये रिलाई करता है हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किए जाने के बाद एरोडायनेमिक्स से। और एक्टिव कोलैबोरेशन किया डीआरडीओ ने प्राइवेट पार्टनर्स के साथ इस बॉम्ब को बनाने के लिए। एक एयर लॉन्च ग्लाइड बॉम्ब जो है वो केपेबल होता है स्ट्राइक करने के लिए टारगेट्स एट लॉन्ग डिस्टेंसेस, और 100 किलोमीटर्स तक के डिस्टेंस को ही कवर कर सकता है। ड्यूअल गाइडेंस सिस्टम है इसमें, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो इंडिया का अपना है, और सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस को ये कंबाइन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सारस MK2। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सारस MK2 जो कि एक अपडेटेड वर्जन है इंडिया के डिज़ाइन सिविलियन एयरक्राफ्ट का, वो टेस्ट फ्लाई होने वाला है दिसंबर 2027 में। CSIR के नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्रीज़ ने के डायरेक्टर ने रिसेंटली कंफर्म किया। तो ये 19 सीटर मल्टीपर्पज़ सिविलियन एयरक्राफ्ट है, फर्स्ट इंडियन मल्टीपर्पज़ सिविलियन एयरक्राफ्ट जो कि लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में को बिलोंग करता है। इसको नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्रीज बेंगलुरु ने बनाया है कोलैबोरेशन के साथ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। अपग्रेडेड वर्जन है ये सारस MK1 का। मल्टीपर्पज़ इसको यूज़ है, चाहे मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए हो या फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स में हो, और इवन पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम Tier 1 टू सिटीज़ टू Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ भी यूज़ किया जा सकता है। एंड्योरेंस इसकी 6 आवर्स की है। सर्विस सीलिंग इसकी 29,000 फीट की है। 7.5 टन एयरक्राफ्ट है। रेंज लगभग 775 किलोमीटर्स है। मैक्सिमम लोड ऑफ पैसेंजर्स 19 हो सकता है, और 2450 किलोमीटर्स तक ये फ्लाई कर सकता है विथ 7 पैसेंजर्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंट ला नीना इवेंट जो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में चल रही थी, वो ऑफिशियली एंड हो गई है, और अब जो है क्लाइमेट धीरे धीरे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन न्यूट्रल कंडीशंस में ट्रांजिशन हो रहा है। ये नोवा ने अभी कंफर्म किया है। तो एनसो जो है वो एक सिग्निफिकेंट क्लाइमेट फिनोमिना है, जिसमें कि सी सर्विस टेम्परेचर जो है वो चेंज होते हैं सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में। एल नीनो क्या है, वार्मर देन यूजुअल सी सरफेस टेम्परेचर्स, जो कि ग्लोबल वार्मिंग पैटर्न्स को के साथ एसोसिएटेड है। ला नीना कंडीशंस होती हैं जब कूलर देन यूजुअल सी सरफेस टेम्परेचर होता है, खासकर जो पेरू वाली साइड पर, जो आपके साउथ अमेरिका के। और एनसो न्यूट्रल कंडीशंस क्या होती है, जब ना तो एल नीनो होता है या फिर ला नीना होता है, और उसकी वजह से जो है ट्रांजिशनल फेज़ होता है बिटवीन टू एक्सट्रीम कंडीशंस। तो एनसो न्यूट्रल फेज़ जो है वो एक ट्रांजिशन फेज़ होता है, और जो ये न्यूट्रल कंडीशंस जो हैं ये तब होती हैं जब वार्म वाटर स्प्रेड होता हुआ वेस्टवर्ड अक्रॉस द ईस्टर्न पैसिफिक पहुंचता है, और इससे जो है हमारे मानसून की कंडीशंस को भी जो है वो हेल्प मिलता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। First topic is first global tax to decarbonize shipping sector. This topic is important for your environment and economy section. India and 62 other countries have voted in favor of world's first ever global carbon tax, which has been imposed by the shipping industry, which will be imposed on the shipping industry by the United Nations Shipping Agency, that is the International Maritime Organization based in London. So this is a historic development because India has joined 62 other countries in supporting the world's first ever global carbon tax, which is imposed on the shipping industry. So this will mark as a significant step in our global fight against climate change. Commercial shipping contributes about 3% of global greenhouse gas emissions, but it has remained outside the scope of global climate pacts like the Paris Agreement. But IMO wants to plug that gap now.
So a carbon pricing system has been introduced, which would require large vessels, that is above 5,000 gross tonnage, to either adopt cleaner fuel technologies or pay a penalty based on their emissions intensity. So ships will pay $100 to $380 per ton of CO2 emitted, depending on compliance thresholds. The policy also aims to generate up to $40 billion by 2030, which will be reinvested to decarbonize the maritime sector. India, along with countries like China, Brazil, South Africa, EU, Norway, Japan, Singapore, they voted in favor of this resolution. So this their collective effort has also highlighted a growing international consensus on the need to decarbonize maritime operations. However, oil-producing nations like Saudi Arabia, UAE, Russia, Venezuela voted against the resolution as expected, but US has abstained from voting altogether. While the agreement is a bold step, experts have argued that current framework falls short of climate goals. It is projected to reduce shipping emissions by only 10% by 2030, whereas the IMO's own target is a 20% to 30% cut by that year. Additionally, revenues will be exclusively allocated to the maritime sector, but therefore it will exclude the broader climate adaptation or mitigation efforts. So, this has sparked criticism from vulnerable island nations like Tuvalu and Vanuatu. So, a major portion of the revenue is should be used for to support broader climate finance according to these countries, and the policy is also failing to support the 1.5 degrees Celsius temperature goal under the Paris Agreement, which is a missed opportunity. So the policy is set to be formally adopted in October this year, but mechanisms for revenue distribution, emissions verification, and compliance tracking are still being negotiated. So environmental advocates have vowed to continue pushing for a more ambitious and inclusive approach in subsequent rounds of negotiation. So the next topic is timeline for presidential assent to state bills. This topic is important for your polity and governance section. So in a groundbreaking development, Supreme Court has mandated a timeline for the President of India to act on state legislature bills reserved by governors. So this is a historic judgment delivered recently, and this has addressed a long-standing constitutional grey area under Article 201, and it is likely to reshape center-state legislative relations. So Article 201 of the Constitution allows a governor to reserve a bill passed by a state legislature for the president's consideration, but Constitution does not prescribe a time frame for the president to act. So this ambiguity has often led to inordinate delays, with bills being kept in limbo for months, sometimes even years. The absence of a deadline has sparked tensions between state governments and the center, often fueling political and legal disputes. This ruling has come in response to a plea which was related to Tamil Nadu Governor's R.N. Ravi's decision to reserve 10 bills for presidential consideration in November 2023, despite the bills having been reconsidered and passed again by the state assembly. So the court, through a bench comprising Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan, has declared the governor's action illegal and unwarranted. In its verdict, the court clarified that constitutional functionaries, including the president, are not immune from judicial scrutiny, especially when it leads to disruptive, when it leads to legislative process disruption. So the judgment has emphasized that constitutional rules, though devoid of explicit timelines, must be performed within reasonable time to uphold democratic values. So this ruling has now stipulated that President must act uh, on such bills within 3 months from the date of receipt. If this deadline is missed, the center must provide appropriate reasons to the concerned state. So this court has based its direction on office memorandums which were issued by Ministry of Home Affairs in 2016, recommending timelines for legislative proposals and urgent ordinances. Recommendations by both Sarkaria Commission and Panchi Commission were also considered, which all called for definite timelines to ensure efficiency in legislative procedures. So this decision is a step forward in balancing India's quasi-federal structure by upholding the legislative autonomy of state assemblies. The court has also cautioned against arbitrary inaction, saying that a presidential assent would fall foul of basic constitutional principles and hurt the federal spirit otherwise. So both the governors and presidents are now expected to act within reasonable timelines so that bills are not held in indefinite abeyance. Courts have also reaffirmed their power to intervene when constitutional authorities fail in their duties. State governments can now pursue their legislative agendas with greater clarity and predictability. So there will be no more absolute veto or pocket veto like the governors used to enjoy, and the president's decision to withhold assent
must now be accompanied by sound specific and recorded reasons. So the next topic is benefits of genetic mapping. This topic is important for your environment section and also your social issues. So preliminary findings of Genome India project, which aim to sequence the whole genomes of 10,000 healthy and unrelated Indians from 83 population groups, were published in Nature Genetics. So this Genome India project was launched in January 2020 with funding from the Department of Biotechnology to collect, and the study aimed to collect blood samples and phenotype data, and the participants represented about 83 population groups. The whole genomic sequencing was performed on DNA samples from 10,000 individuals. This project is a collaborative effort involving 20 institutions, and this was carried out by Center for Brain Research, Center for Cellular and Molecular Research, etc. Samples were collected across 100 plus distinct geographical locations. Participants were almost unrelated to ensure accurate estimation of mutation frequencies. So it represented tribal and non-tribal groups both. Sampling was also aligned with India's major language families too, like Indo-European, Dravidian, Austroasiatic, Tibeto-Burman. So 180 million mutations were identified in total, 130 million in autosomes and 50 million in sex chromosomes. 98% of the human genome consists of non-coding regions, and most variants are likely found here. All 83 groups studied practice endogamy, though to varying degrees. Long-term practice of endogamy has led to population-specific unique mutations. So now these findings will encourage studies on genetic links to diseases specific to Indian populations. This will also promote precision medicine, allowing for personalized treatment strategies tailored to Indian genetic makeup. This will also help in development of affordable diagnostic tools for early disease detection, prevention and management in India. The next topic is Beijing India Report 2024. This topic is important for your social issues. So the Beijing India Report 2024, submitted on the 30th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action, has highlighted progress on gender equality, but it has exposed gaps in addressing the gender climate nexus. So Beijing Declaration and Platform for Action was a landmark global framework adopted at the 4th World Conference on Women by the United Nations. It identified 12 critical areas for action, including poverty, education, health, violence against women, and decision making. The declaration emphasized women's rights as human rights and promoted legal and social reforms to achieve gender equality. India, as a signatory, has also enacted several laws, including the Protection of Women from Domestic Violence Act and POSH Act, among others. India is also signatory to several international frameworks which mandate gender equity and climate justice, including Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, CEDAW, UN Convention Against Corruption. Okay. So the next topic is modernization of command area development and water management scheme. This topic is important for your economy section. Union Cabinet has recently approved this scheme, which is a sub-scheme of the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, and this initiative is aimed to enhance the irrigation infrastructure in India and is set to run from 2025 to 2026 with a budget outlay of 1600 crores. The aim is to modernize the irrigation water supply network, ensuring that irrigation water reaches the designated farming clusters from existing canals and other water sources. So the aim is to also improve water use efficiency through the use of advanced technologies like supervisory control and data acquisition and Internet of Things. The technologies will also assist in better water accounting and management. A key feature of the scheme is also the implementation of underground pressurized piped irrigation systems extending up to 1 hectare per farm. It also proposes the irrigation management transfer to water user societies to ensure long-term success. These societies will also receive support for the next 5 years, helping them connect with farmer-producer organizations or primary agricultural cooperative societies. This is expected to profitably improve sustainable water management, and the scheme will also make agriculture more appealing to youth. The next topic is Long Range Glide Bomb Gaurav. This topic is important for your security section. DRDO has successfully conducted the release trials of Long Range Glide Bomb Gaurav recently. So this is a 1000 kilogram class glide bomb designed and developed indigenously by the DRDO. And unlike conventional bombs, which fall vertically after release, glide bombs are equipped with fins or wings, which allow them to glide forward through the air towards their target. Importantly, a glide bomb does not have an engine. Instead, it relies on the momentum from being dropped from a high-flying aircraft
and it uses aerodynamic surfaces to cover long distances. So this bomb was developed by DRDO in collaboration with Indian private sector. It's an air-launched glide bomb capable of striking targets at long distances, and Gaurav can glide to a range of over 100 kilometers. It is equipped with a dual guidance system, which combines an inertial navigation system with satellite-based GPS. The next topic is SARAS Mk2. This topic is again important for your security section. SARAS Mk2 is an updated version of an India-designed civilian aircraft, which is set to test fly in December 2027. Uh, so it is a 19-seater multi-purpose civilian aircraft, which is the first Indian multi-purpose civilian aircraft in the light transport aircraft category. It is being developed by the National Aerospace Laboratories, Bengaluru, in collaboration with Council CSIR. So it can be used for multi-purposes, including for medical emergencies or in the event of natural disasters. It can also help in transporting passengers from Tier 1 cities to Tier 2 and Tier 3 cities. It will be a 7.5-ton aircraft and will have an endurance of 6 hours with a service ceiling of 29,000 feet. It will have a maximum range of 775 kilometers with a max load of 19 passengers and 2450 kilometers with 7 passengers. Okay. So the next topic is ENSO. This topic is important for your environment section. So the recent La Nina event in the tropical Pacific Ocean has officially ended, with the climate system now transitioning from ENSO neutral conditions as confirmed by NOAA. So ENSO is a significant climate phenomena which involves changes in sea surface temperatures in the central and eastern tropical Pacific Ocean. So El Nino is the warmer than usual sea surface temperatures associated with the unusual global warming patterns. La Nina is the cooler than usual sea surface temperatures, which is often linked with colder atmospheric patterns and stronger trade winds. ENSO neutral is neither the El Nino nor La Nina, but it often acts as the transitional phase between the two extreme conditions. So ENSO neutral phase is typically seen as a transition phase, and the cool waters which characterized La Nina in the previous months have also now faded. This shift to neutral conditions occurred as warm waters spread westward across the eastern Pacific. Simultaneously, the pool of cool water beneath the surface began to shrink. Okay, so these were topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.